चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज़ क्वांटम नंबर टाइप 10। राइट, क्या कह रहा है बच्चों? देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ये बेटा देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पर what is the total number of what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equal to 3। बेटा अगर हम बात करें n equal to 3 तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड होंगे? तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपने पास, राइट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जब भी हमें शेल दे रखा हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है n स्क्वायर। तो बेटा डायरेक्ट आप बोल सकते हो n3 पर बेसिकली 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड होंगे, राइट। बट इसका ऑल्टरनेटिव वे है क्या? ऑल्टरनेटिवली हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। हम इसे कैसे कर सकते हैं बेटा? हम जानते हैं n = 3 पर जो हमारी l की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, l की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती है बेटा वो होती है हमारी 0 to n-1। अब अगर वो 0 to n-1 होती है तो आप देख सकते हो 0 1, और बेटा क्योंकि हमने देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे n-3 निकालेंगे ना तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं 2 आएगा, तो हम कह सकते हैं आ जाएगा 0 1 and 2। अगर l की वैल्यू हम 0 की बात करें तो l की वैल्यू 0 कहीं ना कहीं s ऑर्बिटल को, l की वैल्यू 1 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं p ऑर्बिटल को, और l की वैल्यू 2 कहीं ना कहीं d ऑर्बिटल को कॉरस्पॉन्ड करेगा। अब आप जानते हो बेटा s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, राइट। p के अंदर बेटा हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d के अंदर बेटा हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं 1 + 3 + 5 जो कि है 9 ऑर्बिटल्स, ठीक। तो अगर ये कल को हमसे पूछता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसलिए हम इसे इंटू 2 करके 18 इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर यूजिंग SPDF नोटेशंस। हम इन SPDF नोटेशंस को यूज़ करके हमें डिस्क्राइब करना है द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग नंबर। बेटा देखो n = 2 है और आपका l = 1 है। l का 1 का मतलब है बेटा कहीं ना कहीं p ऑर्बिटल, तो बेटा ये हो जाएगा 2p। अगर हम आगे बात करें इसके बाद अब बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर n = 4 है, l = 0 है, तो ये हो जाएगा बेटा 4s। बेटा n = 5 है और l की वैल्यू 3 है, और l की वैल्यू 3 जो होती है, देखो बेटा l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, l की वैल्यू 1 होती है p के लिए, l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, l की वैल्यू 3 होती है f के लिए। तो बेटा ये कुल मिलाकर आ जाएगा 5f। और बेटा बात आती है अब इसकी n3l2। अगर n3l2 है तो बेटा ये हो जाएगा 3d ऑर्बिटल। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम अगर बात करें, ये सारे हमारे ऑर्बिटल्स हैं, राइट, ये सभी हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है बेटा हमसे? इसके बाद कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। देखो बेटा हमसे कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। इन सभी में बेसिकली हमारे को क्या करना है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लेस करना है। तो अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना, आ जाओ। देखोगे क्या आपको बोला कि सबसे पहले H-। देखो H-, अगर हम बात करें H की तो H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 बेटा, बट ये क्योंकि माइनस है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो ये हो जाएगी बेटा 1s2। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें Na+, बेटा Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। बट बेटा Na+ की बात है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। बेटा हमारा आंसर जो होगा वो ये वाला रहेगा, याद रखना, ठीक है, ये वाला, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर,
इसके बाद हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है इस समय O2 माइनस की। बेटा अगर हम देखें O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और अगर हम बात करें O2 माइनस की, तो बेटा O2 माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, राइट। तो बेसिकली हमारा आंसर जो रहेगा वो नीचे वाला है बेटा, ऊपर वाला जस्ट मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। बेटा अगर हम बात करें F की और F माइनस की, F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2 2s2 2p5। बेटा इसने इस समय एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, लेने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। तो बेटा ये हो जाएगी कहीं ना कहीं नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम आगे बढ़े तो हमसे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है बेटा अब हमसे यहाँ पर ओके उसका सेकंड पार्ट भी है बेटा उसी क्वेश्चन का। कह रहा है कि एक मिनट रुकना, थर्ड पार्ट भी है। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट हमसे कह रहे हैं यहाँ पर। देखो बेटा अगर हम देखें तो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर थर्ड पार्ट और जो इसका थर्ड पार्ट है, देखो हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हुज आउटरमोस्ट व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट हुज। अब बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल की अगर 3s1 है बेटा, 3s1 का मतलब ये कहीं ना कहीं सोडियम है। 2p3 बेटा 2p3 का मतलब ये नाइट्रोजन है। 3p5 का मतलब बेटा ये कहीं ना कहीं क्लोरीन है, राइट। तो बेटा आप जानते ही हो S1 का मतलब ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता होगा कहीं ना कहीं, राइट, ये हमें पता ही है। चलिए ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो इसे छोड़ दो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसने बोला विच एलिमेंट इंडिकेटेड द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये बेसिकली हमारा लिथियम की बात हो रही है। अगर 2p3 है तो बेटा वो 3p3 है तो बच्चों आप जानते हो ये फॉस्फोरस की बात हो रही है। और बेटा ये 3d1 है तो ये कहीं ना कहीं स्कैंडियम की बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज, राइट। बेटा ये कह रहा है कि कौन सी लोएस्ट वैल्यू होगी n की जो अलाउ करेगी हमारे को g ऑर्बिटल को भरने के लिए। बेटा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। बच्चों आप जानते हो l की वैल्यू 0 1 s को दिखाती है, l की वैल्यू 1 p को कॉरस्पॉन्ड करती है, l की वैल्यू 2 d को कॉरस्पॉन्ड करती है, l की वैल्यू 3 f को कॉरस्पॉन्ड करती है और l की वैल्यू 4 g को कॉरस्पॉन्ड करेगी, राइट। और बेटा अगर आप चाहते हो कि आपकी l की वैल्यू 4 आए तो इसका मतलब आपको मिनिमम क्वांटम नंबर, आप जानते ही हो l की वैल्यू 4, अगर आपकी n की वैल्यू जो भी रहती है l की वैल्यू हमेशा उससे एक कम तक रहती है। आपको पता है ये 0 to n-1 होता है, तो ये 0 to n-1 होता है। तो बेटा आप देख सकते हो आपकी l की वैल्यू 4 पर आई है। अगर ये 4 पर आई है, राइट, अगर ये 4 पर आई है तो बच्चों आप समझ सकते हो कि आपको n का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा मिनिमम। अगर ये 4 पर आई है तो ये आपको 5 लेना ही पड़ेगा, राइट। तो आप समझ ही जाओगे कि एक्चुअली में 5th शेल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है 5th आपका जो बेसिकली जब भी हम n की वैल्यू हमारी मिनिमम 5 रहेगी तो l की वैल्यू आपकी एक्चुअली में 4 आ पाएगी, ठीक। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद बेटा हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। 22.24 के बाद है 2.25। बेटा कह रहा है हमसे देखो बेटा 2.25 एन इलेक्ट्रॉन इन वन इज इन दी वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल्स के अंदर घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर 3D ऑर्बिटल्स के अंदर घूम रहा है, ठीक है, तो बेटा हमसे बोल रहा है कि गिव द पॉसिबल वैल्यूज़। आपको पॉसिबल वैल्यूज़ मांग रहा है n की, l की, ml की। बेटा आपसे n,
एल और ml की आपसे पॉसिबल वैल्यूज़ मांगी जा रही हैं, राइट। अब बेटा ध्यान से सुनना। बेटा आप जानते हो सबसे पहली बात, क्योंकि इसका 3D है, आपको पता लग गया ये 3 है, शेल नंबर इसका बेसिकली 3 हो गया। आपको पता ऑर्बिटल D है, अगर D ऑर्बिटल है बेटा तो आप समझ सकते हो कि इसकी L की वैल्यू 3 ही रही हो, L की वैल्यू 2 ही रही होगी, राइट। अब बात आती है ml की। ml की वैल्यू बेटा हमसे पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। बेटा आप जानते हो कि ml जो होता है वो हमेशा -L से +L के बीच में लाई करता है। अगर आपको ये बात पता है बच्चों तो आप कह सकते हो कि ml की पॉसिबल वैल्यूज़ -2, -1, राइट, 0, +1 और +2 के बीच में कोई रहने वाली है। तो बेटा क्या पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगी वो डिपेंडिंग ऑन, बट अभी हम ये कह सकते हैं कि वो इन पांचों वैल्यूज़ के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी, -2, -2, -1, 0, +1, +2 के बीच में। बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए आ जाओ बेटा देखते हैं वाले क्वेश्चन को। बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन्स। एक एलिमेंट है बेटा, राइट, और उस एलिमेंट में कहा जा रहा है कि उसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 29 इलेक्ट्रॉन्स है उस एलिमेंट के अंदर। बेटा अब हमसे कह रहा है एंड उसी एलिमेंट के अंदर 35 न्यूट्रॉन्स हैं। उसी एलिमेंट के अंदर बेटा हमसे कहा जा रहा है कि 35 न्यूट्रॉन्स भी हैं। कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। बेटा कहा जा रहा है कि एक तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, राइट, प्रोटॉन्स का नंबर क्या होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है, राइट। अब बेटा क्या करोगे, ध्यान से सुनना। आप जानते ही हो कि A = होता है बेटा Z + N, राइट, A = Z + N, बट आपसे प्रोटॉन ही मांग रहा है, राइट। न्यूट्रल बेटा अब एक मेरी बात सुनना बच्चों, आप जानती हो जनरली क्या होता है, जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जनरली हमेशा सेम ही रहता है, राइट। और हमारे को बताया भी गया है कि एक्चुअली में देखो, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसका न्यूट्रॉन मतलब जितना इसका इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसका प्रोटॉन रहेगा, राइट। तो इस फार्मूला का नीड ही नहीं आएगा हमारे को, इसको छोड़ ही दो, राइट। तो आप लिख सकते हो क्योंकि न्यूट्रल अगर एटम है, क्योंकि ये न्यूट्रल ही होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। तो याद रखना बेटा जनरली हमेशा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल। तो बेटा 29 प्रोटॉन ही होंगे इसके अंदर। अब बेटा बात आती है अगर 29 प्रोटॉन है तो पक्का ये कॉपर ही होगा, राइट। एटॉमिक नंबर जो होता है 29 वो एक्चुअली में कॉपर का ही होता है। अब बेटा बात आती है उसको भरे कैसे, तो आप जानते हैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होती है बेटा, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। बट बेटा आप जानते ही हो कि ये D का इलेक्ट्रॉन उठ कर के यहाँ से वहाँ चला जाता है, जिस वजह से इसको बेटा हम कर देते हैं 4s1 और इसको हम कर देते हैं 3d10। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें ये एक्सेप्शन होता है इस पॉइंट पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, याद रखना, राइट। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 एलिमेंट हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करे हैं, यहाँ से यहाँ पर 18 हो गए हैं, यहाँ पर 10 हैं, और आप देख सकते हो 10 अभी 18 और 10 28 + 1 29, टोटल 29 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, राइट। तो ये आपने याद रखना होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने बता दी, हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने वो भी बता दिए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.26 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2.28 क्या कह रहा है हमसे, आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखो 2.28 हमसे कह रहा है बेटा, 2.28 क्वेश्चन नंबर बेटा हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2.28, एन एटॉमिक ऑर्बिटल विद n = 3। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें n की वैल्यू 3 दी गई है, राइट। और बेटा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ml, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब बेटा ध्यान से देखना,
n की वैल्यू 3 दी गई है। अगर n की वैल्यू 3 है तो बेटा आप जानते ही हो l की वैल्यू जो होंगी वो होगा 0, 1 एंड 2। बेटा जो ml की वैल्यू पॉसिबल होगी वो क्या पॉसिबल होगी? बेटा आप जानते ही हो ml की वैल्यू जो पॉसिबल होंगी, इस 0 के केस में जो ml की वैल्यू पॉसिबल है वो 0 ही है। इस 1 के केस में जो एक्चुअली में पॉसिबल है वो -1, 0 और +1 है। इस 2 के केस में जो ml की वैल्यू पॉसिबल है वो है बेटा -2, -1, 0, +1, +2, राइट। तो दीज आर द ml वैल्यूज़ एंड दीज आर द l वैल्यूज़ जो पॉसिबल है n = 3 के केस में, राइट। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद बेटा हमसे आगे क्या कह रहा है? हमसे आगे कह रहा है कि लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल्स। तो बेटा हमसे एक्चुअली में क्वांटम नंबर हमसे बोल रहा है कि ml की वैल्यू होगी 3D ऑर्बिटल के लिए, क्या ml और l की वैल्यू होगी? बेसिकली 3D ऑर्बिटल है बेटा। अगर हम बात करें 3D ऑर्बिटल की तो 3D ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू आप जानती हो बेटा d के केस में l की वैल्यू क्या रहती है हमारी 2। और बेटा अगर हम देखें, अगर हमारी ml की वैल्यू की बात करें तो बेटा वो -2, -1, 0, +1, +2 के बीच में कुछ ना कुछ रहेगी, राइट। क्योंकि हमारे को ऑलरेडी फार्मूलाज पता है, ml की वैल्यू जो होती है बेटा वो हमेशा -l से लेकर के +l के बीच में, और l की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से लेकर के n-1 के बीच में रहती है, राइट। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेटा लास्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, राइट। बेटा देखो 1 के अंदर p पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो 1 के अंदर p क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, राइट। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। देखो बच्चों, अगर हम बात करें 1p की, बेटा 1p के अंदर n की वैल्यू 1 हो गई है, और बेटा कहीं ना कहीं l की वैल्यू भी 1 हो गई है बेटा। जबकि l की वैल्यू आप जानते हो, l की वैल्यू हमेशा एक कम होती है। l की वैल्यू हमेशा 0 से 0 to n-1 तक जाती है। अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो बेटा आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 1-1 0 आएगा, तो l की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन कर रॉन्ग है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है 2s, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 है जो कि पॉसिबल है। तो बेटा ये आपका पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं 2p। तो बेटा अगर हम देखें, सॉरी l की वैल्यू यहाँ पर बेटा 0 होगी, बट ये पॉसिबल है फिर भी, ठीक है। बेटा बात करें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और यहाँ पर l की वैल्यू 1 है। बेटा ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल है। 2p मतलब s के लिए बेसिकली ये 0 रहती है और p के लिए आप जानते हो 1 रहती है, तो ये पॉसिबल है बच्चों। तो ये भी आपका पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं 3f की। बेटा n की वैल्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं 3, l की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 आ चुकी है, राइट। f के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू 3 होती है तब f होता है। बट आप जानते हो बेटा कि l की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 में लाई करती है। अगर आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो आप देखते हो 3-1 बेसिकली 2 बचेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 3-1 काम ही नहीं करेगा, तो 2 पर बेसिकली हार्ड टू हार्ड यहाँ पर d हो सकता था। तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? इसके बाद बेटा 2.28 के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.29। क्या कह रहा है वो देखते हैं बच्चों। 2.29 क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, देखिए बेटा 2.29 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है? 2.29 क्वेश्चन नंबर, describe the SPDF notations and describe the orbitals with the following quantum numbers। तो आपको ये नोटेशंस को समझाना है। बेसिकली बेटा जब n की वैल्यू 1 होती है, जब n की वैल्यू 1 होती है और l की वैल्यू 0 होती है तो ये 1s होता है। जब n की वैल्यू 3 होती है और l की वैल्यू, देखो अगर आप एक चीज़ देखो, मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ बेटा, देखना ज़रा। आप जानते हो l की वैल्यू 0 पर, l की वैल्यू 0 s के लिए, l की वैल्यू 1 p के लिए, l की वैल्यू 2 d के लिए, l की वैल्यू 3 f के लिए होती है। तो बच्चों आप जानते ही हो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 1s, राइट। ये हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 3p, बेटा ये ऑर्बिटल हो जाएगा कहीं ना कहीं 4d,
और बेटा ये अगर हम बात करें, 1 मिनट रुकना बच्चों, अगर आप देखो तो ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं 4f, राइट, 4f। तो ये बेसिकली आपके नोटेशंस हो जाएंगे, राइट। तो अब आप देखोगे क्या, इसके बाद इसने बोला डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो बेटा हमने ऑर्बिटल्स डिफाइन कर दिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2.29 के बाद क्या है हमारा, देखो 2.30, राइट। देखो क्या कह रहा है हमसे, 2.30, ध्यान से देखना बच्चों, 2.30। देखो बेटा 2.30, ये देख सकते हो आपके सामने 2.30, n की वैल्यू बेटा 0 दी गई है। बेटा पहली बात, n की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अगर कभी भी n की वैल्यू 0, शेल नंबर 0 हो जाएगा तो वो एक्चुअली में हम न्यूक्लियस के ऊपर ही चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला केस ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बेटा सेकंड केस में n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू 0 है, ms की वैल्यू -1/2 है। बेटा ये पॉसिबल है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देखो, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है। बेटा आप जानते हो l की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 to n-1 होती है। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये बिल्कुल रॉन्ग है। फोर्थ वाले केस में n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, ml की वैल्यू 0 है और ms की वैल्यू -1/2 है। ये पॉसिबल है बच्चों। देखो बेटा याद रखना, एक बार मैं आपको फिर से लास्ट टाइम बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। n की वैल्यू जो भी रहती है, l की वैल्यू हमेशा 0 to n-1 रहती है, ml की वैल्यू हमेशा -l to +l रहती है, और बेटा आपने याद रखना है ms स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा आपकी +½ या -½ रहती है। ये आपने याद रखना है, राइट। तो अगर आपको ये चारों बातें डन है तो अब आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना। देखिए अब हमसे कह रहा है बेटा l की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। अब आप देखोगे बेटा n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, ml की वैल्यू 0 है, ms की वैल्यू +1/2 है। ये कुछ भी हो सकती थी, ये पॉसिबल है बेटा। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, डन होगा। इसके बाद 2.30 के बाद बेटा 2 पॉइंट हमारा है 31 का टर्न। तो 2.31 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। 2.31 ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कहीं ना कहीं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, राइट। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बेटा आप जरा ध्यान से देखना। n = 4 में, अगर हम बात करें n = 4 में, +½ स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेटा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा उसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है n², राइट। बट एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो बेटा वो भी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है आपका। वो होता है बेटा आपका, कितने सब शेल होते हैं, तो वो होता है बेटा राइट n होते हैं। 1 मिनट रुकना बच्चों, ये तो रॉन्ग ही हो गया, सब हो रहा है। रुक जाओ बेटा, नीचे कर देते हैं, रुको। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर क्या, एक बार ज़रा ध्यान से देखना और समझना। अगर हम बोलें कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, तो आपने याद रखना है n। कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने याद करना है बच्चों n²। और बात आती है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने याद रखना है 2n²। ये अगर आपने 3 फार्मूलाज याद कर लिए, राइट, तो वेरी गुड, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है। अब इधर देखो बेटा, पहले शेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शेल है, मतलब शेल बेसिकली आपका, आप जानते हो शेल आपका n नंबर होता है बेसिकली, राइट, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू को हम शेल कहते हैं, सब शेल भी n ही होते हैं, तो ये आपने याद रखना है।
देखो बेटा, अगर शेल 1 है तो 1s ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, ऑर्बिटल्स होंगे कहीं ना कहीं आपके, आप 1 का स्क्वायर 1 ही कह सकते हो, ऑर्बिटल होगा। और इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा कहीं ना कहीं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आप कह सकते हो ऑर्बिटल्स होंगे 2, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, ऑर्बिटल्स होगा 1, सब शेल होगा 1s। बेटा अगर हम बात करें n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 में शेल होंगे हमारे 2s और 2p, 2 ही सब शेल आए हैं, देख लो, राइट, 2 ही सब शेल आए हैं। ऑर्बिटल्स की बात करें तो बेटा 2 का स्क्वायर आप जानते ही हो 4 आ जाएगा, राइट। अगर 4 की बात करें तो बेटा जानते हो s के अंदर एक ऑर्बिटल है, और बेटा p के अंदर कहीं ना कहीं, s के अंदर एक ऑर्बिटल और p के अंदर कहीं ना कहीं 3 ऑर्बिटल हैं, तो टोटल देखो 4 आ गए। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बेटा आ जाएगा 2, और बेसिकली अगर आप देखो n का वैल्यू डालोगे तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जा रहा था बच्चों यहाँ पर 4th शेल में, तो सिमिलर वे में आप 3 और 4 निकाल लो, 3 और 4, तो बेटा 3s 3p 3d, और बेटा सिमिलर वे में 4s 4p 4d एंड 4f। बेटा ऑर्बिटल्स आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9, और यहाँ पर ऑर्बिटल्स तो बेटा 4 का स्क्वायर 16। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर बेटा कहीं ना कहीं 9 टू ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 16 टू ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो बेटा आपसे पूछा गया था कि कितने n=4 पर रहने वाले हैं, तो बेटा आपने सिर्फ इतना ही आंसर लिख कर आना है एग्ज़ाम में, राइट, सिर्फ ये आंसर लिख कर आना है। बट बात आती है बेटा इसके अंदर ये जो 32 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ स्पिन के भी हैं, ये प्लस हाफ स्पिन के भी और ये माइनस हाफ स्पिन के भी हैं। बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉक स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो बेटा अगर आप देखो तो 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव स्पिन के, और 16 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव स्पिन, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो बेटा अल्टीमेटली आपका आंसर जो होगा वो होगा बेटा आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका आंसर रहेगा 16 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके रहेंगे एक्चुअली में। तो याद रखना है हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव माइनस हाफ स्पिन, राइट, ये आपने याद रखना है, राइट। चलिए इसके बाद आप देखोगे बच्चों क्या हमसे बेटा फर्स्ट पार्ट में ये मांगा गया था, हमसे सेकंड पार्ट में मांगा गया बेटा n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। बेटा अगर हमसे पूछा गया n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, राइट, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। बेटा आप जानते हो n की वैल्यू 3 पर, आप जानते हो, हाँ आप जानते हो n की वैल्यू 3 पर आपका शेल नंबर 3 हो गया और l की वैल्यू 0 पर s हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका 3s। अब इसके अंदर बोल रहा है बेटा कि क्या बोल रहा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आप जानते हो एक s ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं केवल, तो ये आंसर हो जाएगा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, राइट। तो इट कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपने वहाँ पे लिख देना है इट कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। 2.31 के बाद बेटा हम बात कर लेते हैं 2.62 की। क्या कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन 2.62, आओ देखते हैं बच्चों 2.62। बेटा देखो 2.62 हमसे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में कि द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। बेसिकली हमारे को इनको इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर अरेंज करना है, राइट। अब देखो बेटा सबसे पहले n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, ml की वैल्यू -2 और ms की वैल्यू -12 है। देखो बेटा इन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर अरेंज करना है। सबसे पहले बेटा हमारे को निकालने पड़ेंगे कि है कौन कौन से ऑर्बिटल्स, राइट। तो बेटा अगर हम सबसे पहले ये निकाल लें कि है कौन कौन से ऑर्बिटल्स जिनकी ये बात चल रही है, तो बेटा सबसे पहले आओ चेक करते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। बेटा अगर हम इनकी नोटेशंस बना लेंगे तो हमारे को सब शेल्स की नोटेशन से आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं सब शेल्स नोटेशंस। तो सब शेल्स नोटेशंस आओ बनाएं। क्या कह रहा है बेटा हमसे
सबसे पहले है बेटा n की वैल्यू 4, तो 4, l की वैल्यू 2, तो बेटा l की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं d, राइट। इसके बाद बेटा आप देखो इसमें दिया गया है और कुछ नहीं है। अब अगर हम बात करें आगे, n की वैल्यू यहाँ 3 और बेटा l की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3d बच्चों। इसके बाद है n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 मतलब p हो गया बेटा। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है इसके बाद हमसे कहा जा रहा है n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। l की वैल्यू 2 पर आप जानते हैं 3p हो गया, नहीं 2 पर तो d हो गया 3d। और इसके बाद बेटा हमसे कह रहा है n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू है 1 का मतलब बेटा ये कहीं ना कहीं p हो गया। और बेटा n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू है बेटा 1 का मतलब है p हो गया। बेटा ये सभी पास के सबशेल्स हैं, राइट। तो इन सभी का या तो आपको अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रूल पता हो, और अगर नहीं पता है तो आप बेटा यहाँ पर n+l रूल का यूज़ कर सकते हो, राइट। n+l रूल का यूज़ कर लो। तो बेटा आप जानते ही हो 4 + 2 6 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 4 + 1 आपका 5 आएगा, आपका 3 + 2 आपका 5 आएगा, 3 + 1 आपका 4 आएगा, 4 + 1 आपका 5 आएगा। बेटा अब जो समझने वाली बात है कि इनका n+2 इन तीनों का सेम आया है, बट बेटा आपको याद होगा कि जिसका n ज़्यादा होता है उसी को हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो बेटा इनका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बेटा प्रायोरिटी देंगे 3p, राइट। बेटा 2 बार 3d है, इन दोनों की एनर्जी सेम ही होगी, 3d = 3d। बेटा देखो सबसे लास्ट में मैंने 3p को क्यों लिखा, क्योंकि इसका सबसे कम वैल्यू है, ये रहा, ये सबसे कम वैल्यू आई है 4, तो बेटा इसको मैंने सबसे लास्ट में प्लेस किया है। इन दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं जो थी, इन दोनों की वैल्यू जो थी उनका n भी सेम था, इनका n भी सेम था, 3d का ये वाला और 3d का ये वाला, तो इनका n+l भी सेम आया है और इनका n भी सेम है, इसलिए इन दोनों की एनर्जी बेटा सेम रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो इस वाले 5 का आएगा क्योंकि इसका n बड़ा है, राइट। तो इसके बाद नंबर आएगा बेटा 4p का, क्योंकि उसका n बड़ा है, ये आपने याद रखना है। मैं इसको मार्क कर देता ताकि आपको याद रहे, ये आपका 4p का नंबर है। इसके बाद जो नंबर आएगा बेटा वो आएगा इससे भी बड़ा n+l, आप देख सकते हो इसका भी n+l 5 है और इसका भी n+l 5 है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये दोनों के दोनों 4p हैं तो इन दोनों की एनर्जी सेम आ जाएगी, तो हो जाएगा 4p, राइट। तो ये वाला यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो बेटा नंबर आएगा, इसके बाद अब अगर आप देखो तो बेटा वो आ जाएगा किसका नंबर, 4d का, क्योंकि बेटा इसका n+l 6 है, राइट। तो इसका n+l 6 होने की वजह से 4d का नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई होंगी आपको क्लियर। तो ये वाला बेटा 6, ये बेसिकली 4d हो गया है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2.62 के बाद है बेटा 2.63 क्वेश्चन, राइट। 4-5 क्वेश्चन और बचे बच्चों, उसके बाद एंड हो जाएगा हमारे सेशन का। तो बेटा देखो जल्दी से, 2.62 के बाद 2.63 क्या कह रहा है बेटा हमसे, देखो 2.63 हमसे कह रहा है बेटा क्या, 2.63 कह रहा है द ब्रोमीन एटम हैज़ 35 इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p ऑर्बिटल, विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है डिक्रीज होता है एज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बेटा इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद रखना बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases as the distance of the orbitals increases from the nucleus, बेटा अब आप देख सकते हो, अब आप एक चीज़ जानते हो, हमारे पास बात की गई है 2p, 3p
और 4p की। बेटा हम लिखेंगे कि 4p का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, दूर है, ठीक है। तो हैंस हमें दिख रहा है 4p का ऑर्बिटल का, हैंस 4p इलेक्ट्रॉन्स experiences the lowest effective nuclear charge, lowest effective nuclear charge, क्योंकि बेटा वो सबसे दूर है, न्यूक्लियर चार्ज। ये आपने याद रखना है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। 2.63 के बाद अगर हम बात करें बेटा 2.64 की, तो क्या कह रहा है बेटा ये 2.64 हमसे, ध्यान से देखना बच्चों। 2.64 बेटा 2.63 हमारा ओवर हो गया, आपको समझ आ गया होगा बच्चा, ठीक है। अब 2.64 देखो हमसे क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच विल एक्सपीरियंस इज द लार्जेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो बेटा याद रखना, सबसे पहले पार्ट में आपसे कहा गया 2s वर्सेस 3s। आपको दो लोग दिए गए हैं, 2s या 3s, कौन ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। तो बेटा लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा जो होगा वो 2s का होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो मोर नियर टू द न्यूक्लियस है, राइट। तो बेटा ध्यान से सुनना आप ज़रा, हम क्या लिखेंगे, 2s इज़ क्लोज़र टू न्यूक्लियस, 2s is closer to nucleus than 3s, so it will experience greater effective nuclear charge। ये अगर समझ आ गया बेटा तो हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट बेटा हमसे कह रहा है 4d या फिर 4f। बेटा तो याद रखना 4d या 4f। तो बेटा 4d वाला जो है वो एक्चुअली में ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा देन 4f, राइट। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 4d जो है वो नियर टू द न्यूक्लियस है, राइट। इसका रीज़न रहेगा बिकॉज बेटा हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 4d इज़ मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन 4f सबशेल। इसके बाद बेटा हमसे पूछा गया 3d एंड 3f। तो बेटा हम देखेंगे क्या, 3d वर्सेस 3f की अगर बात हो रही है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 3d जो है वो कहीं ना कहीं मोर नियर है, राइट। 3d जो है वो कहीं ना कहीं मोर नियर है टू द न्यूक्लियस देन 3f। तो बेटा हम लिख देंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, राइट। और जिसकी वजह से बेटा वो उसका साइज़ ही छोटा हो सकता है, राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अगर यहाँ तक डन है हमारे को। तो 2.64 के बाद हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो 2.65 ये हमसे कह रहा है द अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। देखना बच्चों क्या कह रहा है अपने से, देखो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, विच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख लेते हैं एक बार ताकि हमारे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो क्या देखोगे बच्चों, आप देखोगे यहाँ पर है, ये हमारे पास है एल्यूमिनियम, ये हमारे पास है सिलिकॉन। बेटा अगर हम देखें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं क्या है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। अगर आप देखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, और ये रहेगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब बेटा अब अगर आप देखो तो अब आप क्या देखोगे बच्चों, अब आप देखोगे सिलिकॉन के पास एक्चुअली में ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, राइट। बेटा सिलिकॉन के पास देखो, हमने चैप्टर 3 में पढ़ना है बच्चों, राइट। चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे क्या कि जैसे ही हम एक्चुअली में एटॉमिक नंबर बढ़ता है
तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और बेटा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा सिलिकॉन में। तो बेटा याद रखना, हैंस जो 3p इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के है वो ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फील करेंगे एल्यूमिनियम से ज़्यादा। ठीक है बेटा, इसका रीज़न क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना पीरियड के अंदर बढ़ता रहता है 0.65 की वैल्यू से, राइट। तो बेटा याद रखना, जैसे कि शुरुआत में सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर लास्ट में कहीं ना कहीं क्लोरीन है। तो बेटा क्लोरीन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा सोडियम के मुकाबले। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरह से बढ़ता चला जाता है बच्चों, ये आपने याद रखना है, राइट। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेटा हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे यहाँ पर सिलिकॉन 4+ जो इलेक्ट्रॉन्स है हैज़ ग्रेटर, सिलिकॉन 4+ इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देन एल्यूमिनियम जो उसके +3 इलेक्ट्रॉन्स है उनसे। हैंस आपने याद रखना है, हैंस 3p अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन, हैंस 3p अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन experiences, hence 3p unpaired electrons of silicon experiences greater effective nuclear charge, greater effective nuclear चार्ज देन एल्यूमिनियम, राइट। ये आपने याद रखना है। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2.65 के बाद 2.66 कह रहा है इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस। इन सब के अंदर बेटा बेसिकली हमारे को नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। देखना बच्चों, बेटा हमसे कह रहा है कि एक्चुअली में इसकी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2, राइट। एक मिनट रुको, देखो लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्चुअली में डुप्लीकेट करते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं बेटा। सिमिलर वे में इसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, राइट। सिमिलर वे में इसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, सिमिलर वे में बेटा इसको हम यहाँ लिख देते हैं, राइट। और बेटा एक और बार इसे हम सिमिलर वे में यहाँ लिख देते हैं। अब क्या होगा बेटा, इसको हम एक्चुअली में ना हमारे को इसको समझना आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इस तरह से लिख दी है। अब आप देख सकते हो अपने को कहा गया है बेटा कि इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बेटा फॉस्फोरस की अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें, राइट, अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो बेटा फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो कहीं ना कहीं है, हमारे को पता है 15। तो बेटा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर अगर 15 है तो यहाँ हो जाएगी 3p3। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, उसका एटॉमिक नंबर है 14। तो बेटा एटॉमिक नंबर उसका 14 होने की वजह से, राइट, अब देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। अगर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो वो 3p3। अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो बेटा सिलिकॉन का 14 न होने की वजह से वो हो जाएगी 3p2। बेटा क्रोमियम का कहीं ना कहीं जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। तो बेटा वो हो जाएगी आपकी कहीं ना कहीं वो हो जाएगी बेटा कहीं ना कहीं आपकी 3p6, राइट। अभी तो हमने 18 ही भरे हैं। इसके बाद आएगा बेटा 4s1 3d5। बेटा आप जानती हो ये एक्सेप्शन होता है सिर्फ क्रोमियम के केस में, ये 4s1 और ये 3d5 ये एक्सेप्शन होती है, आपको याद ही होगा। आयरन की बात करें तो बेटा 26 होती है। तो बेटा 26 के लिए आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा 4s2 3d6, राइट। और बेटा अगर हम बात करें इसके बाद किसकी, क्रिप्टन में बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो क्या रहती है 3p6 4s2 3d10 4p6। तो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी।
आई होप ये समझ आ गया होगा यहाँ तक, राइट। अगर हम बात करें क्रिप्टन की, तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 रहता है। इसके बाद बेटा 2.66 के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के अपने 2.67, क्या कह रहा है हमसे 2.67 हमसे क्या कह रहा है बेटा 2.67 हमसे कह रहा है हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। बेटा n इक्वल टू 4 से कितने सबशेल्स एसोसिएटेड हैं, राइट। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, n इक्वल टू 4 से कितने सबशेल्स एसोसिएटेड हैं। बेटा 0, 1, 2 और 3। बेटा हम पढ़ चुके हैं कि l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक काम करती है। तो बेटा बेसिकली आप देख सकते हो 4 सबशेल्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, 4 सबशेल्स। तो बेटा आंसर आ जाएगा 4 सबशेल्स, और वो कौन कौन से सबशेल्स हैं, S, P, D एंड F। तो ये 4 सबशेल्स हो जाएंगे बच्चों, राइट। फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है। सेकंड पार्ट बेटा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग n इक्वल टू 4, और बेटा n इक्वल टू 4 और ms इक्वल टू हमारे को दिया हुआ है -1/2, और बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ध्यान से सुनना बच्चों, आप जानते हो कि अगर मैं n इक्वल टू 4 में अगर मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था नंबर ऑफ़ सबशेल्स का फॉर्मूला रहता है सेम, वो होते हैं बेटा 4। अगर बात करें नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स की, तो बेटा नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला रहता है n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा 16 का स्क्वायर 16 इंटू 2, दैट इज़ आपका आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 32 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये 32 इलेक्ट्रॉन्स में से इनमें से 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो प्लस हाफ स्पिन वाले होंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो माइनस हाफ स्पिन वाले होंगे। बेटा हमसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ माइनस हाफ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो बेटा आंसर हो जाएगा ओनली 16 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द एंटी क्लॉक स्पिन, राइट। तो ये हमें याद रखना है, राइट। तो ओनली 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा, कि सिर्फ केवल 16 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका जो स्पिन है वो माइनस हाफ रहेगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, राइट। प्यारे बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।